तो मौर्योत्तर काल हमें पढ़ना है। शुंगों को बौद्धों का विरोधी बताया गया है, लेकिन ये स्तूप सांची में शुंगों ने बनवाया। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था। वृहद्रथ को उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मार डाला। इस तरह से मौर्य वंश का अंत हो गया। मौर्योत्तर काल को सिग्निफाई किया जा सकता है कुछ विशेषताओं के माध्यम से, जैसे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में नगरीय जीवन का विकास हुआ। दक्षिण भारत में इसी समय राजनीतिक समाज की स्थापना हुई। कारीगरी शिल्प और अन्न उत्पादन का विस्तार हुआ। विदेशी व्यापार में खास प्रगति दिखाई देती है। स्थापत्य और मूर्तिकला में अभूतपूर्व प्रगति दिखाई देती है, जैसा कि इसी समय हम देखेंगे आगे चल के। मथुरा कला, गांधार कला या अमरावती कला पुष्पित पल्लवित हुई, और स्रोत बहुत सारे मिलते हैं मौर्योत्तर काल में। पुष्यमित्र शुंग का, उनके साम्राज्य का विस्तार ये है जो आपको मैप में दिया हुआ है। ये मौर्य जितना तो बड़ा नहीं है, और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। प्रमुख नगर भी इस मैप में दिए हुए हैं साथ साथ। पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, साकेत, सांची, उज्जैन। प्रतिष्ठान सातवाहनों की राजधानी है। सातवाहन एम्पायर और शुंग एम्पायर दोनों लगभग एक ही कालखंड में उपस्थित थे। और उत्तर पूर्व में हम देखेंगे कि इंडो ग्रीक्स यहाँ पे शासक है। शुंग और इंडो ग्रीक्स और सातवाहन और इंडो ग्रीक्स में काफी संघर्ष भी दृष्टिगोचर होते हैं। कमेंट्स रुक गए हैं कि क्या हो गया? मेरी आवाज आ रही क्लियर? हर्ष क्षेत्र में पुष्यमित्र को कहा गया है अनार्य। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पुस्तक है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता में स्पष्ट उल्लेख है कि यवनों ने आक्रमण किया। और साकेत, पांचाल, मथुरा होते हुए ये कुसुमध्वज यानी पाटलिपुत्र तक आए। एकमात्र किताब है हरिवंश पुराण। इसमें पुष्यमित्र शुंग को कहा गया है कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण। भरहुत की वेष्टिनी पर, उसके रेलिंग पर शुंग काल के अभिलेख अंकित। रेलिंग होती है स्तूप की, ये तो खैर सांची का है, लेकिन मैं रेलिंग बता रहा हूँ, इसको रेलिंग कहते हैं। पाणिनि भी शुंगों को भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण बताते हैं। कल आपके फिर सुबह 7:30 बजे स्पेशल क्लास है, सभी को ज्वाइन करना है। एक और पुस्तक है अश्वलायन स्रोत सूत्र। इसमें शुंगों को कहा गया है पुरोहित। हाँ, स्वाभाविक है कि इतने लोग कह रहे हैं तो ये ब्राह्मण होगा। अशोक के टाइम पीरियड में हमने जैसे कि पिछली क्लास में पढ़ा कि अशोक बौद्ध था, और अशोक ने फिजूल खर्ची कहकर के यज्ञ इत्यादि ब्राह्मण कर्मकांडों पे रोक लगाया। तो जो अशोक के काल के ब्राह्मण थे वो सैनिक हो गए, तो शुंग भी सेना में परिवर्तित हो गए।
पंजाब में जालंधर तक शुंगों के प्रमाण मिलते हैं। जालंधर में शुंगों का अभिलेख मिला है और दिव्यावधान कहता है कि सियालकोट तक शुंगों का साम्राज्य विस्तृत था। स्पेशल क्लास में है एनरोल का ऑप्शन, काफी सारे लोग एनरोल करते हैं। अभी मैंने लॉन्च नहीं किया है, अभी क्लास के बाद मैं लॉन्च करूंगा, तब आप एनरोल करना। एक दिन पहले मैं लॉन्च करता हूँ ना। शुंगों में एक विशेष प्रथा प्रचलित थी, हालांकि मौर्यों में भी थी। सम्राट अपने पुत्रों को देश के विभिन्न भागों में शासक नियुक्त करते थे। हाँ पूजा। तो इसी से विदिशा का उपराजा विदिशा शुंगों के ही अंतर्गत था। ऐसे विदिशा का राजा बनाया गया था इसके बेटे अग्निमित्र को। अयोध्या को कौशल कहते थे। यहाँ का शासक था धनपाल या धनदेव। इन्होंने बौद्धों को भी प्रश्रय दिया। 36 वर्ष तक शासन किया, यानी 75 BC तक। भरभूत स्तूप का निर्माण शुंगों ने ही करवाया था। शह शासक था, मंत्री नहीं, शह शासक। तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में पहले पुष्यमित्र शासक बना, इसके बाद इसका उत्तराधिकार संभाला अग्निमित्र ने। फिर तीसरा शासक वसुमित्र, और भी बहुत सारे, क्रमशः सबकी बात करेंगे। वसुमित्र, कौत्सी पुत्र भागभद्र, भद्रघोष, भागवत, देवभूति। अंतिम सम्राट इनका मिलता है देवभूति। इसके बाद इसी के सेनापति ने इसको मार के कण्व वंश की स्थापना की। तो शुंगों का शासनकाल जाना जाता है विशेष रूप से भागवत धर्म के उत्थान के कारण। अच्छा, मुझे एक कॉल आई थी, एक सजेशन आया था कि आप अपडेट्स में पीडीएफ के फोन साइज को और उसके कवर पेज को हटा करके, फोन साइज को छोटा करके हर क्लास की पीडीएफ को डाल दिया करें। एक सजेशन दिया था किसी ने। तो चूंकि इससे क्या होगा कि फोटोकॉपी निकालने में आप लोग को सुविधा रहेगी, नहीं तो ये बड़े फॉन्ट में बहुत ज्यादा पेजेज आ जाते हैं। और कभी कभी तो ये होता है कि कि एक क्लास अगर 2-3 दिन तक चलती है और तीसरे दिन वो क्लास खत्म होती है, तो चौथी पीडीएफ डाउनलोड अपलोड होती है उस पर अगले क्लास की, तो दोनों पीडीएफ प्रिंट आउट निकालनी पड़ती है। नहीं, फोन जिसको ठीक है वो यहाँ से डाउनलोड कर लेगा, जिसको उसकी जरूरत होगी वो अपडेट से डाउनलोड कर लेगा। अपडेट में मैं ये कवर इत्यादि हटा करके सीधे मेन कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नहीं, फोन की साइज मोबाइल में, लैपटॉप में पढ़ने के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रिंट आउट निकालने के लिए बड़ी है। खर्च बहुत आ जाता होगा। प्रिंट की कोई प्रिंट नहीं करवाता, प्रिंट आउट नहीं लेते आप लोग? तो मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करने की क्या जरूरत है?
चलो देखते हैं क्या करना है। शुंग वंश के विषय में इन कथनों में क्या सत्य है? बाणभट्ट शुंग वंश को निम्न जाति का कहता है। गार्ग्य संहिता में शुंग शासकों को ब्राह्मण कहा गया है। शुंग वंश का अंतिम सम्राट देवभूति था। पाणिनि ने शुंगों को अनार्य कहा है। इसमें क्या सत्य है? ऐसे बनाया है। ये बढ़िया है, बीच बीच में अपने नोट्स भी लिख लो। तो शुंग वंश के शासकों की सूची इस प्रकार है। कुल 10 शुंग वंशीय शासक हैं। हर्ष चरित्र को नहीं नहीं, धर्म का श्रेय अभी है कि पेट्रोनाइज किया था इन्होंने। हर्ष चरित्र में बृहदत्त को कहा गया है प्रतिज्ञा दुर्बल, जो अंतिम मौर्य शासक। इसका मतलब यह था कि बृहदत्त कमजोर व्यक्ति था, संकल्पहीन था। तो बृहदत्त के टाइम में सेनापति पुष्यमित्र था और सेना को अपने में मिलाकर के इसने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। महापद्मानंद भी ठीक इसी तरह से ही राज्य का स्वामी बना था। तो मगध की यह परंपरा रही है कि जिसके पास सेना रहती थी, शक्ति उसी के हाथ में रहती थी, जैसे वर्तमान में पाकिस्तान की है। तो ये षड्यंत्र हुआ 185 ईसा पूर्व में। शुंग शासकों का सही क्रम क्या है? वसुमित्र, भागभद्र, अग्निमित्र, देवभूति।
क्लास में काफी कम लोग हैं, कहाँ हैं लोग? या अभी रेस्ट ले रहे हैं क्या सभी? चुपचाप बैठे हुए हैं बस? नहीं, मुझे अंदाजा लग जाता है कि कितने लोग क्लास में हैं। खैर, विजय अभियान शुंगों का कैसे है? जिस समय इस इलाके पे शुंगों का शासन था, उसी समय इधर उड़ीसा पर खारवेल का शासन। और दक्षिण भारत में सातवाहन। और उत्तर पश्चिम में इंडो ग्रीक, हिंद यमन। पुष्यमित्र के राजा बनने पर मगध को बहुत बल मिला, और जो मगध की अधीनता को त्याग चुके थे, पुष्यमित्र ने कोशिश की उनको अपने अधीन करने की। विजय अभियान से अपनी सीमा का विस्तार किया। जैसे बरार बरार को कहते थे विदर्भ। विदर्भ का शासक था यज्ञसेन। ये मौर्य था, मौर्यों ने इसको नियुक्त किया था। तो इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी मौर्यों की निर्बलता का लाभ उठा करके। अग्निमित्र ने इस पर आक्रमण किया और विदर्भ को मगध साम्राज्य के अधीन किया गया। ये एक उल्लेखनीय विजय अभियान था। यज्ञसेन की चचेरी बहन थी मालविका। मालविका ने अग्निमित्र के पौरुष को जब देखा तो उसको अग्निमित्र से हो गया प्रेम। कालिदास ने मालविका अग्निमित्र नाम का एक की रचना की है। इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथाओं का वर्णन है। इसी में बताते हैं कि विजय यात्रा कैसे की अग्निमित्र ने विदर्भ की। मालविका अग्निमित्र में अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा है। मालविका विदर्भ राजा यज्ञसेन की पुत्री थी और अग्निमित्र विदर्भ का राज्यपाल था। मैंने क्या बताया, पुत्री थी बताया था यज्ञसेन की, मालविका। तो एक इस विजय का वर्णन मिलता है। दूसरा, मौर्यों की निर्बलता का लाभ उठा करके उड़ीसा भी, कलिंग भी स्वतंत्र हो गया था। कलिंग तो मौर्यों का पुराना दुश्मन था। और इसका राजा खारवेल, जिसका हाथी गुम्फा अभिलेख है, खारवेल के इस हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखा है कि इसने मगध पर अटैक किया। और जिस राजा को हराया उसका नाम मिला है, उसका लिखा है हाथी गुम्फा अभिलेख में। उस राजा का नाम था बृहस्पति मित्र। बृहस्पति पुष्य का पर्यायवाची है। केपी जायसवाल कहते हैं कि पुष्यमित्र को ही हराया था, लेकिन दूसरे इतिहासकार कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। तो यहां इस पर डिबेट है। निम्नलिखित में से क्या सत्य है? बाणभट्ट ने पुष्यमित्र शुंग को प्रतिज्ञा दुर्बल कहा है। शुंग शासक मगध पर शासन करते थे। 185 ईस्वी में मौर्य वंश का अंत हो गया।
शुंगों को मुख्य चुनौती यवनों ने दी। पहले तो बाणभट्ट ने पुष्यमित्र शुंग को प्रतिज्ञा दुर्बल नहीं कहा है, बृहद्रथ को कहा है। और 185 ईसा पूर्व में अंत हुआ था, न कि ईस्वी में। इसलिए सही है मात्र दूसरा और चौथा। तो ये दो आक्रमण हुए शुंगों पे। तीसरा और इंपॉर्टेंट आक्रमण है यवन। मौर्य निर्बल हो गए थे तो यवनों ने भारत पर आक्रमण शुरू कर दिया, और जिसने आक्रमण किया उसका नाम था डेमेट्रियस। इसको दिमित्र भी कहा गया है। शुंग के दरबार में ही इस समय के प्रसिद्ध व्याकरणविद थे पतंजलि। पतंजलि ने लिखा है, अरुणत यवन साकेतम अरुणत यवन माध्यमिकाम, यानी यवनों में पहले साकेत में हमला किया, फिर माध्यमिका यानी चित्तौड़ पर हमला किया। तो इस समय पुष्यमित्र शुंग ही यहाँ का शासक था। पुष्यमित्र ने यवनों के साथ युद्ध किया। फिर इसका पोता था वसुमित्र। वसुमित्र यवनों को दौड़ा करके सिंधु नदी के किनारे तक खदेड़ाया और वहां इनको पराजित किया। यवनों को जब एक बार पराजित कर दिया तो शुंग का वर्चस्व बन गया। डेमेट्रियस अपने पिता यूथिडेमस की मौत के बाद राजा बना था, और सिकंदर के बाद डेमेट्रियस पहला यूनानी शासक था जिसकी सेनाएं भारतीय सीमा में प्रविष्ट हुई। 183 ईसा पूर्व में हिंदुकुश पर्वत को पार करके इसने पंजाब पर अधिकार किया। तो पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता और मालविकाग्निमित्र से इसके बारे में जानकारी मिलती है। डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी बनाया साकल को, सियालकोट, और इसने यूनानी और खरोष्टी लिपि के सिक्के चलाए। कलिंग राजा खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख में भी डेमेट्रियस के आक्रमण का उल्लेख है। ये लिखता है कि 8वें वर्ष गोरखगिरी को तोड़ करके राजगिरी को घेर दबाया। इन कर्मों की वीर गाथा के शरण से यवन राजा दिमित घबराई सेना और वाहनों को कठिनता से बचा करके मथुरा को भाग गया। इस स्टेटमेंट से एक प्रश्न भी आया था इसी साल। अयोध्या में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है धनदेव का। धनदेव के इस अभिलेख में लिखा है, दुर्वश्वमेधयाजयी यानी 2 बार विजय करके अश्वमेध यज्ञ करने वाला। हाँ जी, हरिओम। आप पहले भी थे ना, बहुत पहले आते थे, राजस्थान से हो आप। आपसे मेरी 1-2 बार बात हुई है। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। क्योंकि यज्ञों की परिपाटी बौद्धों और जैनों के पेट्रोनाइजेशन में समाप्त हो गई थी, तो एक तरह से पुष्यमित्र शुंग ने इन यज्ञों को फिर से जीवित किया। और इन दोनों अश्वमेध यज्ञों में पतंजलि इसके पुरोहित थे। इसलिए उन्होंने महाभाष्य में लिखा है, ये पुष्यमित्रम याजयामः, हम यहाँ पुष्यमित्र का यज्ञ करा रहे हैं। तो अश्वमेध में हम जानते हैं कि एक घोड़ा होता है,
उस घोड़े के पीछे पीछे सेना होती है और उसका एक सेनापति था रहता है, तो वशुमित्र को उस घोड़े का सेनापति बनाया गया। सिंधु नदी के तट पर यवनों ने इस घोड़े को पकड़ लिया और वशुमित्र ने इनको पराजित करके उसको छुड़वाया। तो एक बार तो यवनों के प्रथम आक्रमण को पराजित करने पर अश्वमेध यज्ञ किया गया, और दूसरी बार फिर यवनों को भाग जाने के बाद शुंग काल में यवन आक्रमणकारी अयोध्या तक प्रवेश कर गए। कालिदास और पतंजलि दोनों ने इसकी जानकारी दी है। डेमेट्रियस को खारवेल ने मथुरा तक खदेड़ दिया था। इस घटना का वर्णन यवन राजा दिमित घबराई सेना और वाहनों की कठिनता से बचा करके मथुरा को भाग गया। खदेड़ना इज डिफरेंट, भाग गया इज डिफरेंट। हालांकि इस घटना का उल्लेख आते कुंभाभिलेख में है, डेमेट्रियस के मथुरा भाग जाने का। तो इस तरह से यवनों का ये तीसरा युद्ध था। इसका दूसरा था यज्ञेश, पहला यज्ञसेन, दूसरा खारवेल, तीसरा यवन। कुछ किताबें हैं जो इसको बौद्धों का घोर शत्रु तब तो ये दोनों कथन असत्य हो गए फिर ना। तो ये क्वेश्चन ही असत्य हो गया। खैर, इसका उद्देश्य ये बताना है कि खदेड़ा नहीं गया था उसको। दिव्यावधान में ये लिखा हुआ है कि पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 अशोक के बनाए गए स्तूपों को नष्ट कर दिया और पटना में कुक्कुटराम विहार है, कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयास किया। शाकल में इसने घोषणा की कि जो एक भिक्षु का सर ला करके देगा उसको 100 दिनार मिलेगा पुरस्कार। तारानाथ लिखते हैं कि विदिशा से लेकर के जालंधर तक पुष्यमित्र शुंग ने समस्त बौद्धों का संहार किया। ये कहा गया है, लेकिन कहानी कुछ और ही है। साकल किसकी राजधानी थी? डेमेट्रियस की ना। हुआ यूं कि जब मौर्यों ने बौद्ध धर्म को प्रश्रय देना शुरू किया तो बुद्ध बड़े ही आराम में हो गए, लेकिन उसके बाद जब शुंगों ने ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय देना शुरू किया तो जितने भी बौद्ध थे वो सातवाहनों की तरफ भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि सातवाहन भी ब्राह्मण थे।
खारवेल की तरफ भी नहीं जा सकते क्योंकि खारवेल जैनी था। तो बौद्धों को राजाश्रय चाहिए था ना, तो ये सारे के सारे पहुंच गए साकल, और उन्होंने विदेशियों से, यवनों से हाथ मिला लिया। और पुष्यमित्र शुंग के खिलाफ षड्यंत्र करने लगे, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग की निष्ठा ब्राह्मणों के प्रति थी। इसलिए शुंग ने उन बौद्ध भिक्षुओं का संहार किया जो शुंगों के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल थे। तो ये असली स्टोरी है। अब इसको बौद्धों ने बढ़ा चढ़ा के लिखा है। कोई भी देशद्रोह करेगा उसको दंड तो मिलेगा। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? काला धन वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ यवन विजय के उपलक्ष्य में किए। अश्वमेध के लिए जो घोड़ा छोड़ा गया उसकी रक्षा का कार्य पुष्यमित्र ने किया। हम्म। 15 लाख तो तुम्हारे बैंक में होते हैं ना फिर। नहीं तो दोनों एक ही घटना से संबंधित है और दोनों सही भी हैं, लेकिन दोनों कारण नहीं बता रहे ना। कारण के लिए आपको बीच में ऐड करना है क्योंकि। अगर ये फिर जस्टिफाइड हो तब कारण है। प्रशांत तुम असली वाले प्रशांत हो कि नकली वाले? टू व्हीलर का शोरूम है, वेरी गुड। ये भी हो क्या? कौन सा व्हीलर है तुम्हारे पास? तब तो तुम अमीर हो। होंडा। सही कह रहे हो। क्या नाम है तुम्हारा? हर्षित। कोई बात नहीं, होंडा की तरह चलेगा। मनुस्मृति एक इंपॉर्टेंट घटना है जो जानी जाती है पुष्यमित्र शुंग के कालखंड से। मनुस्मृति की रचना की गई पीवी काणे कहते हैं इसी काल में। कस्टमर सेटिस्फेक्शन को अपना लक्ष्य बनाओ, थोड़ा घाटा सह के भी। हाँ सुशील, तुम भी ज्ञानी होते जा रहे हो। ब्राह्मण की महत्ता को राजतंत्र के संदर्भ में स्थापित किया गया है। हुआ यूं कि बहुत सारे विदेशी आ गए ना इस काल में, तो मनु ने बीड़ा उठाया कि ब्राह्मणों को फिर से महान सिद्ध करने का। तो उन्होंने ब्राह्मणों के पक्ष में बहुत लंबी चौड़ी दलीलें दी और विदेशियों को मलिक से घोषित कर दिया, या निम्न जाति क्षत्रिय, व्रात्य क्षत्रिय। मनु ने कुछ यूनिक कंट्रीब्यूशन दिए, जैसे राज्य संस्था और धर्म के संबंध की स्थापना की मनु ने ही पहली बार विश्व की अर्थव्यवस्था में इनकम टैक्स की व्यवस्था दी कि कोई कमाई करता हो तो टैक्स देगा।
4 वर्ण की स्पष्ट अवधारणा तो मनु ने दी ही, क्योंकि विदेशियों को इनको निकालना था बाहर। चोरी के दंड के लिए वर्णों के आधार पर इन्होंने मनु ने विधान किया। शूद्र को 8 कर श्रापण, वैश्य को 16, क्षत्रिय को 32 और ब्राह्मण को 64 कर श्रापण का दंड देना पड़ता था। अगर इन चारों ने एक ही चोरी की तो दंड अलग लगता, ब्राह्मण को ज्यादा और शूद्र को कम। ग्राम कर्मियों का स्तर इन्होंने बनाया और मनु ने ही सबसे पहले भूमि अनुदान को वेतन के रूप में दिए जाने का प्रश्रय दिया। तो ये प्रश्न आपने कहीं देखा होगा अभी जल्दी ही। नेट में आया था। अच्छा, रॉन्ग। हाँ, पंचायत लेवल। मनु ने ही सबसे पहले सरस्वती पूजा का विधान दिया है। और मनु 2 प्रकार के शिक्षकों की बात करते हैं, जो वेतन लेता था उपाध्याय, और जो बिना वेतन लिए पढ़ाते थे आचार्य। कुछ और चीजें मनु का ओरिजिनल है, जैसे वर्णशंकर बीज, क्रॉस ब्रीड, माप तौल पे लिया जाने वाला कर, नौकायन बीमा, उतराई के घाट पर एक टैक्स लिया जाता था तर्पण, मतलब कोई नदी है और इस नदी पर एक घाट बना है, कोई नौका करके यहाँ अपने यात्रियों को उतारती है इस घाट पे। तो इस घाट का जो स्वामी होगा वो शुल्क लेगा। उस शुल्क को क्या कहेंगे? तर्पण। मनु इस तर्पण की बात करते हैं। सूद पर रुपया देने के लिए ऋण पत्र दिए जाने की बात करते हैं, जिसे आज के टाइम में बॉन्ड कहते हैं। तो ये मनुस्मृति की रचना एक अनूठी घटना थी। तो पुष्यमित्र शुंग के काल में अग्निमित्र कहाँ का शासक था? विदिशा। विदिशा का आधुनिक नाम है भिलसा। इसकी मुद्राएं उत्तरी पांचाल यानी रोहेलखंड में पाई गई हैं और उत्तर कौशल से पाई गई हैं। मालविका नृत्य से यही पता चलता है कि मालविका से इनका प्यार, लेकिन ये मालविका इनकी तीसरी पत्नी थी। 2 और पत्नियां इनके पास थी। एक का नाम था धारणी और दूसरे का नाम था इरावती। आठ साल तक इन्होंने शासन किया। साहित्य प्रेम के लिए जाने जाते थे। विदिशा को अपनी राजधानी बनाया और रोहेलखंड में इनके जो सिक्के पाए गए इनसे क्या पता चलता है? क्या पता चलता है?
इनका विस्तार रोहिलखंड तक था। लेकिन व्यापार भी तो हो सकता है। कई लोग ये मानते हैं कि कालिदास अग्निमित्र के समकालीन थे, लेकिन ये बात गलत है। कालिदास चंद्रगुप्त गुप्त वंश में थे। अग्निमित्र के बाद अगले शासक हुए हैं वसुमित्र। वसुमित्र ने भी यवनों को पराजित किया था, लेकिन ये नृत्य बहुत देखते थे। एक दिन नृत्य का आनंद ले रहे थे कि मूजदेव नाम के व्यक्ति ने इनको मार डाला। फिर अगले शासक हैं भागभद्र। भागभद्र के शासनकाल में तक्षशिला में यवन नरेश शासन करते थे। उनका नाम था एंटियालकिड्स। और इनका राजदूत था, उसका नाम था हेलियोडोरस। इसने विदिशा में एक प्राचीन स्तंभ निर्मित कराया लगभग 110 ईसा पूर्व में। एंटियालकिड्स को अंतर्लिखित भी कहा गया है। तो इससे पता चलता है कि फाइनली मार खाते खाते यवनों ने भागवत धर्म को अपना लिया। ये है वो विदिशा का गरुड़ स्तंभ। तो यवनों द्वारा इस प्रकार भागवत धर्म अपनाने की जानकारी मिलती है। हेलियोडोरस को कहा जाता है कि यह महाभारत का ज्ञाता था। तक्षशिला में इसने महाभारत का अध्ययन किया था। और स्तंभ में दम, त्याग और अप्रमाद ये 3 शब्द मिलते हैं। दम, त्याग और अप्रमाद महाभारत से ही लिए गए हैं। इसमें त्याग आप लोग जानते होंगे, त्याग क्या है, लेकिन दम नहीं जानते होंगे। दम क्या होता है? दम देखो, दम मतलब पावर। कितने लोगों को अनुभव है कि उनके अंदर जो इमोशन उठते हैं या उनके भीतर जो थॉट्स चलते हैं, वो उन थॉट्स को ऐसे ही देख सकते हैं जैसे मुझे देख रहे हैं स्क्रीन पर। They can encounter, they can watch their thoughts, they can watch their feelings. जब आप उनको वॉच करते हो, उनको ऑब्जर्व करते हो, तो उनके साथ क्या होता है? अपने थॉट्स को जब आप देखते हैं तो उनके साथ क्या होता है? जो लिखा है मुझे मुझे बताओ क्या होता है? नो। बिल्कुल सही है, लेकिन मैं थोड़ा प्रैक्टिकल शब्दों में नहीं जाना चाहता। जब आप अपने थॉट्स या इमोशन को देख पाएंगे 100%, तो ये थॉट और इमोशन वही वही कोलैप्स हो जाएंगे। और जब ये थॉट और इमोशन कोलैप्स हो जाएंगे, तो आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा कि आप क्या है। ठीक उसी तरह से जैसे बादल सूरज को ढका रहता है, विचार बादल है, और धरती पर अंधेरा छाया रहता है, लेकिन बादलों को चीर करके जब सूर्य निकलता है तो चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाता है। दम का मतलब है
स्वयं के विचारों भावनाओं को देखना, उनका निरीक्षण करना, इसी को योग में कहा गया है निदिध्यासन। त्याग का मतलब क्या है? खाना पीना छोड़ के बैठ जाना नहीं। त्याग का मतलब है जो जो प्रेय है उसका त्याग, प्रेय को छोड़ देना, श्रेय को चुन लेना। प्रेय यानी जो आपको प्रिय है, श्रेय यानी जो आपको श्रेष्ठ करेगा। श्रेय में तकलीफ होती है, आत्मानुशासन रखना पड़ता है, प्रेय में कुछ नहीं करना पड़ता। मन ने जो कहे उसको मान लो। मन कह रहा है कि एंजॉय करो, घूमो फिरो, तो आपने प्रेय को चुन लिया। लेकिन आपने निर्णय किया था कि नहीं, आज हम कोई विशेष काम करेंगे जो हमारे अपने विकास के लिए होगा, वो श्रेय है। तो आपने प्रेय को नहीं चुना, श्रेय को चुन लिया। यह त्याग। त्याग का मतलब भोजन छोड़ दो, वस्त्र छोड़ दो, गरीब हो जाओ, महल छोड़ दो, झोपड़ी में रह जाओ, नहीं। त्याग का मतलब है उस कार्य को करना जो मन नहीं करता। पढ़ने का मन करता है, रोज प्लान बनाते हो कि आज हम 4 घंटे पढ़ लेंगे, उठेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, कल कल देखना, कल संडे है, कल 10 बजे बैठना है, 2 बजे उठना है। 10 बजे बैठे, 11 बजे तक तो खुजली होने लगती है। बहुत दिन से बालों में शैम्पू नहीं किया, आज गर्म पानी से नहा के शैम्पू करना है। क्या कीजिए, नहीं है, गैस नहीं है, सारा मूड खराब कर दिया, पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है। इसीलिए तो मुझे सफलता नहीं मिल रही। बालों में इतनी रूसी, इतने डैंड्रफ। जिसके बालों में डैंड्रफ कभी सफल हुआ है? अब मुझे पता चला कि अमेजोन का सीईओ क्यों टकला है। नो बॉल, नो डैंड्रफ, नो गैस, नो गीजर। इसीलिए तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है वो। हाँ, मूवी वेब सीरीज ना देख के तुम मेरी क्लास देख लो, इतना महान त्याग किया, तुम भी एक खंभा गड़वा के लिख दो। ये मकड़ों की साजिश है तुम्हारे भविष्य के खिलाफ। अप्रमाद। मैंने ऐसे पागल आदमी कैसे जाएगी, वाइफ छोड़ के जाएंगी? वो रॉकेट में पैसा लगा रहा है, ऊपर जाने के बाद क्या है कुछ पता ही नहीं है, उसमें पैसा लगा रहा है। कई बार तो दिवालिया होते होते बचा है वो, दिवालिया हो चुका था। क्या खड़गुन नीति में ईयान और हरिओम हरिओम। अप्रमाद का मतलब होता है, जैसे हम जगे हुए ना, मैं तुमसे जग के बात कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे प्रति अवेयर हूँ कि तुम क्या कह रहे हो और उसको मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है? ये हुआ जागरण। एक और स्थिति होती है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे प्रति अवेयर हूँ, तुम क्या कह रहे हो, और मेरे अंदर क्या चल रहा है मैं उसके प्रति भी अवेयर हूँ। ये है अप्रमाद। तो जो इस लेवल तक जगा हुआ है कि भीतर क्या चल रहा है वो भी देख रहा है, बाहर क्या चल रहा है वो भी देख रहा है, वो इन दोनों से अलग हो गया, साक्षी हो गया, वो साक्षी आत्मा है। फिर वो आत्मा के तल पे जीने लगता है। तो हेलियोडोरस के इस गरुड़ स्तंभ में कितनी गहरी बात इसने लिखी है, आपको पता है? ये त्याग, दम, अप्रमाद, ये साधारण बातें नहीं है। ये योगी पुरुष रहा होगा हेलियोडोरस, नाम से लगता है लंपट होगा, लेकिन लंपट नहीं था। अप्रमाद जो पूरी तरह से, अप्रमाद एक साधना है, प्रमाद की साधना है, जो मैं खुद करता रहता हूँ अपने डे टू डे लाइफ में। जब मैं लैपटॉप पे काम करता हूँ तो मैं एक क्षण के लिए देखता हूँ कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। ज्यादा देर नहीं हो पाता, थोड़ी देर रहता, फिर मैं भूल जाता हूँ। तो ये तीनों चीज इन्होंने महाभारत से ली है, समझ गए? इसके बाद आते हैं देवभूति। ये शुंग वंश के अंतिम राजा थे। ये चरित्रहीन थे और दुराचारी थे, और इनका मंत्री वासुदेव सदाचारी था। तो सदाचारी ने दुराचारी को मार डाला और कण्व वंश की इन्होंने स्थापना कर दी। इतना समझाया गया कि मत मारो, सदाचारी कहीं किसी को मारते हैं, माना ही नहीं। अब आदमी एक लेवल तक समझा ही सकता है, क्या कर सकता है? दिया तले अंधेरा ही होता है ना।
अंधेरा हमेशा दिया के तले ही होता है। आज हो गई है थकान। तुम्हारी डाउट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम क्या कह रही हो, आसन और प्राणायाम क्या होता है? आसन वो स्थिति है जिसमें अप्रमाद सहजता से घटित हो सके। खैर मेन बात तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया अभी, जो मुख्य मुद्दा था। 7:30 वाली स्पेशल क्लास की पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड नहीं कर सकते? उसमें डाउनलोड का ऑप्शन है ना? अर्थशास्त्र वाली खड़गुन की नीति। खड़गुन क्या? तुम रेज हैंड करके पूछ लो, तुम्हारी बात ही नहीं समझ में आ रही। सतगुण? पहले इसका उत्तर सुनो। हेलिडोरस ने शुंग शासक देवभूत के काल में स्तंभ का निर्माण किया। वसुमित्र द्वारा भी यवनों को पराजित किए जाने का उल्लेख है। अग्निमित्र की मुद्राएं कौशल में मिली हैं। कालिदास अग्निमित्र के दरबारी कवि थे। इसमें असत्य बताना है। शुंग वंश के राज्य की सीमा उत्तरी पांचाल तक विस्तृत थी। अग्निमित्र के सिक्के उत्तरी पांचाल से प्राप्त हुए हैं। डी ऑप्शन एक्सप्लेन कर दें। कालिदास अग्निमित्र के दरबारी कवि नहीं थे। कालिदास ने अग्निमित्र के बारे में लिखा हुआ है, जैसे मैंने भी शुंगों के बारे में लिखा हुआ है। इसका मतलब तो नहीं कि मैं शुंगों का समकालीन हूँ। कालिदास काफी बाद में हुए हैं, गुप्त काल में, जो कि इसके बाद आएगा, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। तो इनको अग्निमित्र और मालविकाग्नि के बारे में पता चला होगा लोकोक्तियों के द्वारा, और इन्होंने एक पूरी कविता लिख दी होगी, पूरा उपन्यास। तो खैर लेटर मौर्य पीरियड में क्या क्या चीजें हैं, चलते चलते ये देखना समीचीन होगा। एक आपकी क्लास में हुआ करती थी देखो, उसका नाम ही मैं भूल गया, समथिंग कौर, हरनीत कौर, किसी को याद है? हरनीत कौर, इतने लोग को याद है? वो उसका पंजाब में असिस्टेंट प्रोफेसर में चयन हो गया, उसका फोन आया था। लेटर मौर्य पीरियड बेसिकली सिग्निफाई करता है 200 से लेकर के 300, 200 बीसी से लेकर के 380। अब ये सब मुझे नहीं पता। तो इसमें दो प्रकार के धाराएं हैं। देशी शासक में आते हैं शुंग, अच्छा, कण्व, सातवाहन,
और चेदी, इनके बारे में हम क्रमशः पढ़ेंगे। और विदेशी भी हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे अलग अलग। इंडो ग्रीक, पहलव, जिनको पर्थियन भी कहते हैं, शक और कुषाण। ठीक है, तो इसी के साथ शत्रु को यहीं पे विराम देते हैं। और ये आपका फाइनल लीडर बोर्ड है। जयंती फर्स्ट, शुभम सेकंड, अदिति थर्ड, ज्योति विजेंद्र, रागिनी, निरंजनी, आदित्य, कृष्णा, काजल सभी। अच्छा, प्लस टू में आज तेरी फर्स्ट है क्या? फर्स्ट तुम तो बार बार आती हो। चलिए, सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार। मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे स्पेशल।